ओके। हम सभी सकल व्यापारी संघ के माध्यम से झाबुआ विधानसभा के हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी डॉक्टर विक्रांत भुरिया साहब से मिलने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से यदि व्यापारी संगठन की बात की जाए तो हम बड़ी प्रसन्नता के साथ में यह बात कह सकते हैं कि आज की तारीख में लगभग हम 1000 व्यापारियों का एक संगठन जो इस झाबुआ शहर के अंतर्गत कार्य कर रहा है। हम हर धर्म को, शासकीय प्रशासनिक हर कार्य को अपना कार्य समझकर सहयोग के लिए तन मन धन से हमेशा आगे रहते हैं। और साथियों, आपको अपने लिए ताली बजाने का एक मौका ये भी है कि हमारा जो संगठन है सकल व्यापारी संगठन आज की तारीख में प्रदेश के सबसे बड़े व्यापारी संगठन में आता है। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 1000 व्यापारियों का संगठन, सभी उसमें व्यापारी, चाहे हलवाई संघ हो कि चाहे मेडिकल एसोसिएशन हो या चाहे किराना व्यापारी हो, कपड़ा हो, सभी को एक ही संगठन इस झाबुआ शहर में ही काम कर रहा है। निश्चित रूप से जब हम देखते हैं, झाबुआ शहर को देखते हैं, झाबुआ विधानसभा को देखते हैं, तो व्यापारी वर्ग के मन में विचार आता है कि जिस प्रकार का डेवलपमेंट हेडक्वार्टर झाबुआ का होने के बावजूद नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे कारण क्या? यहाँ देखे जाए तो कोई भी एक बड़ा पिकनिक स्पॉट नहीं, अन्य प्रकार की कोई सुविधा नहीं। बड़े तालाब, छोटे तालाब के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए का खर्च हुआ है। वहाँ पर भी आज की तारीख में स्थिति वैसी की वैसी। और पिछले कई वर्षों का इतिहास उठा के देखें तो डेवलपमेंट, हम ये नहीं कह रहे डेवलपमेंट नहीं हुआ, पर डेवलपमेंट जिस स्तर से होना चाहिए, आज जैसा हम इंदौर शहर को देखते जो अकल्पनीय, एक कल्पना जो मन में नहीं कर सकते कि इस प्रकार से इंदौर शहर डेवलप हो जाएगा, तो निश्चित रूप से हम झाबुआ शहर के लोगों की, व्यापारियों के भी मन में एक बात होती है। और डॉक्टर विक्रांत भुरिया जी जो कि स्वयं अपने आप में डॉक्टर, एक वरिष्ठ समाज सेवी है, और निश्चित रूप से उनके मन में भी आगामी समय के लिए बहुत सारी योजनाएं होंगी और हमारी बात को पूर्ण रूप से सुनेंगे। मैं भाई हिमांशु त्रिवेदी जी को, हमने जो हमारी जो योजनाएं बनाई है, हम जो चाहते हैं संपूर्ण व्यापारियों ने राय वसूला करके एक लिखित में आवेदन बनाया है, उसका वाचन हिमांशु भाई पढ़ेंगे। पर विक्रांत भैया, सबसे बड़ी बात, दोषी जी भी बैठे हैं, आप भी अच्छे सलाहकार है, विधि सलाहकार है, कि विक्रांत भैया सबसे ज़्यादा अगर किसी परेशानी अगर आम नागरिक में यदि पूछा जाए तो 163 शहर को लेकर इस प्रकार की लूटमारी और इतना ज़्यादा समय कि जैसे कोई सामान्य मर्डर ही करने जा रहा है। मेरा कहना है उस प्रक्रिया को बिना वजह से कलेक्टर से एसडीएम, एसडीएम से तहसील, तहसील से गिरदार, 2-2 महीने की जांच, उसके पश्चात तहसील में फिर जांच, उसके पश्चात फिर एसडीएम, फिर कलेक्टर की टेबल होने के 6 महीने पश्चात को स्वीकृति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे कोई दीपावली आती है। मैं चाहता हूँ कि यदि उस प्रक्रिया को, दोषी जी बैठे हैं, यदि उस प्रक्रिया में 19 कलेक्टर के वहाँ आवेदन लगे, 1959 की यदि नगर लगती है उसके साथ में, और यदि हमारा सेल्फ अटेस्ट विक्रेता और क्रेता दोनों शपथ पत्र दे रहे कि समस्त जवाबदारी हमारी रहेगी, तो मेरे हिसाब से इस फाइल को इतना घुमाने के बजाय वहाँ पर स्वीकृति हम दे सकते हैं। दूसरा, एक बार यदि जब 165 शहर की स्वीकृति एक पार्टी को मिल गई तो जमीन नहीं बदलने की, पार्टी जरूर बदल सकती है, तो स्वीकृति जमीन की मिलती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि वापस उसको रिपीट न किया जाए और बाकी की विस्तार से बातें भाई हिमांशु भाई। सम्माननीय डॉक्टर विक्रांत भुरिया, प्रत्याशी झाबुआ विधानसभा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। श्रीमान से अनुरोध है कि झाबुआ शहर में लगभग 1000 व्यापारियों का एक संगठन, जो कि संपूर्ण प्रदेश में सबसे बड़ा व्यापारी संगठनों में आता है। इतने बड़े संगठन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि निरंतर कई वर्षों से एकता और आपसी सद्भावना से सभी धर्मों के साथ लेकर सामाजिक, व्यापारिक, प्रशासन और शासन को हर समय सहयोग की भावना के साथ चलता आ रहा है। हमारा निवेदन है कि झाबुआ, जो कि जिले का हेडक्वार्टर भी है, पर डेवलपमेंट उस स्तर का नहीं है, जबकि अरबों रुपए यहाँ के डेवलपमेंट के नाम पर खर्च होना बताया जाता है, जिससे आम नागरिकों में धारणा बन गई है कि शासन प्रशासन की मंशा सिर्फ इस जिले से अपनी जेब भरने की है, न कि इसका विकास और आम नागरिकों की समस्या के समाधान की। जबकि व्यापारी साथियों के शासन प्रशासन के हर वक्त सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। इस बार हमने निर्णय लिया है कि हम हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं, जो कि लोकसभा, विधानसभा, नगर पालिका का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनसे हम व्यापारी साथियों ने जो योजनाएं और नगरवासियों को प्रतिदिन जो दिक्कतें आ रही है, उन पर प्रत्यक्ष चर्चा जनप्रतिनिधियों और वर्तमान विधानसभा के प्रत्याशियों से करेंगे।
शासन प्रशासन को जहां हमारा सहयोग लगेगा हम पूर्ण कृतज्ञता के साथ करेंगे। हमारे जो चर्चा के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वह निम्नानुसार हैं। प्रथम, पार्किंग व्यवस्था के पॉइंट निर्धारित करना पर सिर्फ एक नाम मात्र का घोषित करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, उन्हें व्यवस्थित डेवलप किया जाए। जैसे अभी बस स्टैंड के 2 पार्किंग पॉइंट हैं, पर वहां जिस तरह से गंदगी का अंबार लगा रहता है और साथ ही नगरवासियों को बार बार निवेदन के बाद भी पार्किंग पॉइंट को नजरअंदाज किया जाता है, इस पर तुरंत स्थायी निर्णय लिया जाए। हमने नगर के मुख्य पॉइंट का एक मैप भी नगर के आम नागरिकों की सहमति से बनाया है, जिसमें पार्किंग पॉइंट कॉम्प्लेक्स की जहां जहां संभावना है उसे दर्शित किया गया है। पॉइंट नंबर 2, नगर का सामान्य व्यक्ति सबसे ज्यादा 165 का मध्य प्रदेश राजस्व संहिता की स्वीकृति से परेशान है। आखिर मात्र यह सिद्ध करने के लिए कि 1959 में यह किसी ट्राइबल के नाम पर थी नहीं, उसे इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसकी मंशा सिर्फ भ्रष्टाचार मालूम होता है। इसकी प्रक्रिया को आसान करने के लिए क्रेता विक्रेता स्वयं के द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र लेकर कलेक्टर कार्यालय में 1959 की नकल संलग्न करके स्वीकृति दी जा सकती है। यदि एक बार किसी पार्टी के 165 क की स्वीकृति हो गई हो तो उसे पुनः इस प्रोसेस में जाना न पड़े। इस पर यदि शीघ्र निर्णय लिया जाता है तो व्यापारी साथियों के साथ संपूर्ण नगर के नागरिक, जिसमें हमारे आदिवासी भाई भी शामिल हैं, आक्रोश स्वरूप अनिश्चितकालीन झाबुआ बंद और एवं अन्य कड़े कदम उठा सकते हैं। शासन प्रशासन की अन्य स्वीकृति जैसे नजूल नगर पालिका नामांतरण, भवन निर्माण की स्वीकृति एवं अन्य कार्यों को सुगमता के साथ करने की योजना बनाना चाहिए। यदि हो सके तो रजिस्ट्री के साथ ही नजूल तहसील और नगर पालिका का नामांतरण भी कर देना चाहिए। चौथा पॉइंट, नगर में बड़े मॉल और छोटे और मध्यम वर्गीय व्यापारियों के कॉम्प्लेक्स का निर्माण अतिशीघ्र करना चाहिए। साथ ही गरीब एवं मध्यम वर्गीय के लिए कॉम्प्लेक्स में दुकान नीलामी की बजाय रीजनेबल राशि में अलॉट करना चाहिए। यदि इसमें व्यापारी संगठन और हमारे इंजीनियर संगठन की जरूरत पड़ती है तो हम यथा योग्य सहयोग करने के लिए तैयार है। पॉइंट नंबर 6, पेयजल की राशि जो अचानक 200 रुपये कर दी गई उसमें कमी की जाए। नगर जो कि पिकनिक पॉइंट के नाम पर शून्य है, अतिशीघ्र डेवलप किया जाना चाहिए। नगर में कितनी बार गार्डन के नाम पर करोड़ों रुपयों का खर्च किया गया, किंतु आज तक एक भी गार्डन का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, सिर्फ पुलिस द्वारा संचालित ट्रैफिक गार्डन को छोड़कर। पॉइंट नंबर 8, बड़ा तालाब एवं छोटे तालाब व हाथीपावा की पिकनिक स्पॉट बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। आपसे निवेदन है कि जैसा हमेशा घोषणा सिर्फ घोषणा बनकर हमारे इस झाबुआ में रह जाती है, वह इस बार भी ऐसा न हो, क्योंकि आम नागरिक का विश्वास न सिर्फ शासन प्रशासन से बल्कि हमारे जैसे बड़े संगठनों से भी होता है। यह हमारे लिए शर्मनाक है। इस सब विषयों को लेकर ये साथ अन्य और भी कई विषय हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जरूर इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को न सिर्फ अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे बल्कि आपके प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों के संज्ञान में भी लाएंगे। निवेदक, सकल व्यापारी संघ झाबुआ। सकल व्यापारी संघ के इस परिवार का स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आप लोग इस पूरे झाबुआ का दिल है, क्योंकि जहाँ भी हमारा मार्केट होता है वहाँ से पूरी गतिविधि चलती है। और इस चीज़ को मैं बिल्कुल बहुत बड़ी बात ही समझता हूँ कि ये दिल का ख्याल रखना पड़ता है। कभी दिक्कतें आती हैं उनको दूर भी करना पड़ता है, और अभी आपकी जो पीड़ा है वो बहुत अच्छी तरीके से मैं समझ रहा हूँ। और वहीं मैं संजय काठी जी और हिमांशु भाई का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि जिस तरह से आपने इस सकल व्यापारी संघ को एक परिवार की तरह चलाया है, आगे बढ़ाया है, और निश्चित तौर पर इसमें आपकी और पूरे साथियों की बहुत बड़ी भूमिका है। साथियों, दो चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। निश्चित तौर पर अपनी बहुत सारी मांगे हैं और वो मांगे भी बिल्कुल जायज़ हैं। एक एक कर मैं सबके बारे में चर्चा करूँगा। उससे पहले मैं एक चीज़ ये बोलना चाहता हूँ कि झाबुआ हमेशा से शांति का टापू रहा है, और किसी भी व्यापार को फलने फूलने के लिए शांति सबसे ज़रूरी है। अगर किसी भी जगह अगर शांति का स्थापना नहीं होती है तो वहाँ ना समन्वय बन सकता है, ना भाईचारा हो सकता है, और न व्यापार चल सकता है।
और ये भी एक हकीकत है कि झाबुआ में आदिवासी और सामान्य वर्ग एक दूसरे के पूरक हैं। आदिवासी समाज सामान्य वर्ग के बिना अधूरा है और सामान्य वर्ग आदिवासी समाज के बिना अधूरा है। और इस चीज़ को मैं इसे विश्वास नहीं करता हूँ, मैं इसको आत्मसात भी करता हूँ, क्योंकि ये हकीकत की बात है कि मेरे पिताजी आदिवासी हैं, मेरी माताजी सामान्य वर्ग से आती है और मैं मानता हूँ ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि मैं दोनों वर्गों की पीड़ा को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। ये कमजोरी नहीं, ये हमारी ताकत है, क्योंकि हमारे देश की भी ताकत जो विभिन्नता है वो हमारी ताकत है। अगर सब एक जैसे हो जाएंगे तो फिर क्या बचेगा देश में। इसी तरह निश्चित तौर पर हमें एक दूसरे की पीड़ा को बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए और उसको कमजोरी के रूप में नहीं लेना चाहिए। और क्योंकि मैं समझता हूं कि जिस तरह से पिताजी की राजनीति हमेशा सबको समन्वय और साथ लेकर चलने की रही है, और शायद ये सबसे बड़ी उनकी ताकत भी है कि उतने साल तक राजनीति में जिंदा रहे। नहीं तो कई लोग आए, जो लोग कट्टरता के रास्ते पर निकले उनका निश्चित तौर पर अंत हुआ है। और अगर हम किसी भी तरह से इसको राजनीति से भी जोड़कर ना देखें, एक सामान्य दृष्टिकोण से भी देखें, तो मध्यम जो रास्ता होता है वो सबसे बेहतर रास्ता होता है और किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि किस तरह से हम झाबुआ को एक शांति के टापू के रूप में स्थापित कर रखें, क्योंकि अपनी अपनी मांगे हो सकती हैं, पर एक ज़रूरत जो सबकी है वो ये है सुरक्षा, सामान्य वर्ग की सुरक्षा, आदिवासियों की सुरक्षा, हर वर्ग की सुरक्षा। क्योंकि जब तक वो भावना सुरक्षा की नहीं आएगी तब तक कहीं ना कहीं सब अपने आप को एक दूसरे का दुश्मन समझते रहेंगे। और मैं मानता हूं कि ये जिन लोगों को इस चीज़ का फायदा लेना होता है वो निश्चित तौर पर इस तरह का बंटवारा करने का प्रयास करते हैं, पर हम उसके पक्ष में ना कांतिलाल भूरिया जी थे और न ही मैं उस चीज़ के कभी पक्ष में था और न कभी उस पक्ष में रहूँगा। जहाँ तक हमारी समस्याओं की बात है तो निश्चित तौर पर 165 का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जिसको लेकर हमारा जो सामान्य वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है और इसमें कहीं ना कहीं नौकरशाही का एक बहुत बड़ा रोल है। पर एक चीज़ हमें भी देखना पड़ेगी, नौकरशाही रहती तो सरकार के अधीन ही है। जब तक किसी की सरकार की अनुमति नहीं हो, नौकरशाही इस तरह की हरकत नहीं कर सकती। मैं इस चीज़ का भरोसा दिलाता हूँ, हमारी सरकार में हम लोग निश्चित तौर पर 165 ख का सरलीकरण करेंगे और इसकी एक समय सीमा भी तय करेंगे, ताकि जिसको लेकर काफ़ी समय तक भटकाना, चीज़ों को टालना और जो जेन्युइन केसेस हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं दबाव बनाकर पैसे इतने का, जैसे 1% का बताया, कई जगह 2% हो सकता है, कई जगह 3% हो सकता है, उस चीज़ को दूर करने का पूरा प्रयास करा जाएगा जब हमारी सरकार आएगी। साथ में ये भी सही बात है, जीएसटी को लेकर बहुत सारी विडंबनाएं हैं, क्योंकि जो जीएसटी का एक प्रोसीजर होना चाहिए वो इतना ज़्यादा सीधा या सरल नहीं है। इसमें बहुत सारे संशोधनों की ज़रूरत है, पर जब तक संशोधन नहीं आते तब तक इसी चीज़ को किस तरह से सरल कर सकते हैं। और साथ में जिस तरह से जीएसटी का ऑफिस रतलाम में, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि झाबुआ में भी जीएसटी का एक ऑफिस खुले, ताकि हमारे लोगों को रतलाम जाना ना पड़े। साथ में पिकनिक स्पॉट्स की जो बात है, निश्चित तौर पर बहुत सारे पिकनिक स्पॉट हमारे झाबुआ जिले में, झाबुआ विधानसभा में होना चाहिए और उस पर हम बहुत ताकत से काम कर रहे थे जब हमारी सरकार आई थी। उसमें हाथीपावा एक बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट की तरह आइडेंटिफाई करा गया था।
साथ में एक जो हनुमान टेकरी, हमारी जो टेकरी वाले हनुमान जी के, वहाँ पर एक बहुत बड़ा जगह खाली थी जिसको एक पिकनिक स्पॉट के रूप में बहुत अच्छी तरह से डेवलप करा जा सकता था। देवझिरी में भी टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें थी जो करी जा सकती। तो ऐसी बहुत सारी जगह झाबुआ में जिन पर काम करा जा सकता, उन पर भी निश्चित तौर पर काम करा जाएगा। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि जब हमारी सरकार आई थी, हमने हर वर्ग, हर धर्म को पूरी तरीके से सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास करा। जब पिछली बार जब हमारी सरकार आई थी तो हमने मंदिरों के लिए जो सुंदरीकरण है, बाकी सब संस्थान है, बाकी धार्मिक स्थल है, उनके भी सुंदरीकरण के लिए बहुत सारा पैसा दिया भी था। उदाहरण के तौर पर हनुमान टेकरी के लिए 50 लाख रुपए हमने दिए थे। और ऐसे चाहे भगोर में राम मंदिर हो, चाहे कल्याणपुरा में चार भुजा हो, तो हर जगह, चाहे राणापुर में हो, हर जगह हमने कोशिश करी कि जो भी आस्था के केंद्र हैं उनको किस तरह से हम और मजबूत करने का हमने काम करा है। गंदगी निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा चुनौती है कि झाबुआ में बहुत ज़्यादा गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और मैं नगर पालिका के भी साथियों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि जहाँ भी अगर मेरी ज़रूरत पड़े, आप निश्चित तौर पर आप हमारा भी साथ लें, विपक्ष का भी साथ लें, और इस चीज़ को जो भी इसका निराकरण कर सकते हैं हमें मिलकर करना चाहिए, क्योंकि हार जीत सबकी होती रहती है। पर नगर पालिका अगर किसी और के पास है तो उनकी ये सबसे पहले प्राथमिक जवाबदारी बनती है कि नगर पालिका क्षेत्र गंदगी मुक्त होना चाहिए। और एक चीज़ की जवाबदारी मैं आपको दे सकता हूं कि जब हम सत्ता में आएंगे, दो चीज़ों का हम लोग बहुत ध्यान रखेंगे। पहले तो झाबुआ को गंदगी मुक्त करना और दूसरा झाबुआ को भय मुक्त करना। और इसका मैं उदाहरण भी देना चाहूँगा मैं कि जब हमारे भावेश भाई सोलंकी जी के साथ जो घटना हुई थी, उससे हर वर्ग का व्यक्ति उस चीज़ से बहुत आहत था, दुखी था कि इस तरह की घटना कैसी हो गई झाबुआ में, जहाँ पर इस तरह की घटना कभी नहीं होती। और उस समय भी मैं खुद भावेश भाई के पास गया था, कुछ एसपी से बात करी थी, हितेश के साथ भाऊ भाग के भाई के साथ में। तो भाऊ भाई के साथ में हम लोग गए थे, पास में गए थे, और भाऊ भाई के साथ जो हम बैठकर उनको ताकत दे सकते थे और पूरी हिम्मत दे सकते थे, वो देने के साथ साथ एसपी से भी व्यक्तिगत रूप से मैंने खुद ने बात करी थी, भाऊ भाई के सामने ही बात करी थी, और कठोर से कठोर कदम लेने के लिए उनसे निवेदन भी करा था, आग्रह भी करा था, और निश्चित तौर पर उसमें कठोर कार्रवाई भी हुई थी। तो ये बहुत ज़रूरी है, अगर कोई गलत करे, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, तो उसके खिलाफ आप सबको और हम सबको ताकत से खड़े रहना चाहिए, क्योंकि अपराधी अपराधी है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। और अगर हम शांति स्थापित करना चाहते हैं झाबुआ में, तो हमें उस चीज़ का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई गलत हो रहा है तो उसको गलत कहने की ताकत हम में होना चाहिए, और एक जनप्रतिनिधि में इतनी ताकत होना चाहिए कि बिना किसी पक्षपात के सही निर्णय लेकर सही दिशा में काम कर सके। तो साथियों, मैं अपने सभी परिवार के सदस्यों को यही बोलूँगा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे हिस्से में जो कुछ बन पड़ेगा, आपकी मदद करने के लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा। और निश्चित तौर पर क्योंकि कमलनाथ जी से बहुत व्यक्तिगत और पारिवारिक संबंध हैं, तो आपकी हर बात को कमलनाथ जी तक पहुंचाने की गारंटी मैं लेता हूं, जो भी आपकी बात हो।
ताकि उस चीज पर जल्द से जल्द उस पर किसी तरह का निराकरण निकले और उस पर किसी ना किसी तरह का एक निर्णय हो जिससे से झाबुआ के ही नहीं पूरे प्रदेश के व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत मिल सके। तो निश्चित तौर पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ। और क्योंकि हम लोग भी चिकित्सक हैं और चिकित्सक होने के नाते हम लोग कोशिश करते हैं कि जितनी मदद हम आम जन की कर सकते हैं, क्योंकि जब हम चिकित्सा करते हैं, इलाज करते हैं, तो हम ये कभी नहीं देखते कि किस धर्म का है, किस जात का है, अमीर है कि गरीब है, कौन से समुदाय से आता है, कौन सी जगह से आता है या कौन सी पार्टी से आता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब कोरोना का समय आया था तो जो पढ़ सकता था मुझसे और मेरी पत्नी से वो हमने करा। मेरी पत्नी भी सामान्य वर्ग से आती है, उस पर भी कई लोग छिटाशक्कशी करते हैं, पर मुझे गर्व है कि वो ऐसे परिवार से आती है जिसने लोगों के लिए सेवा करना सीखा है। और जब कोरोना के समय कोई घर से नहीं निकल रहा था और जो लोग कहते हैं कि हम आदिवासियों के लिए बहुत कुछ करते हैं, उस समय वो लोग घर से नहीं निकले, ना आदिवासियों के लिए कुछ करा, ना किसी वर्ग के लिए कुछ करा, बस घर से बैठकर देख रहे थे। और ये पीड़ा इसलिए क्योंकि मैंने खुद में अपनी बहन को इस कोरोना में खोया है, तो मैं समझ सकता हूँ कि हर परिवार के जिसके व्यक्ति ने कोरोना में अपने लोगों को खोया है उनकी पीड़ा क्या है। बड़ा आसान है ये कहना कि ये तो डॉक्टर थे, अपनी बहन को नहीं बचा सके। तो मैं कहना चाहूँगा, मैं डॉक्टर हूँ, मैं भगवान नहीं। हम लोग डॉक्टर हैं, हम भगवान नहीं। और किसी की भी मौत का मजाक उड़ाना गलत बात है, क्योंकि वो किसी के हाथ में नहीं है। और जो भी व्यक्ति ऐसा करता है वो उसकी मानसिकता झलकाता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करता। पर ये बात सबको ध्यान में रखना चाहिए कि ये चुनाव आपके 5 साल के भविष्य का है। निर्णय क्या लेना है ये आपके हाथ में, क्योंकि आप लोग समझदार हैं। पर 5 साल का क्योंकि आपके निर्णय लेना है, तो ये निर्णय बहुत सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि 5 दिन बचे हैं, ज़्यादा समय बचा नहीं है। ये 5 दिन आपके आने वाले 5 साल निर्धारित भी करेंगे, एक सुनहरे भविष्य का भी निर्धारित करेंगे। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कुछ भी हम सबसे बन सकता है वो हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा मानता आया हूँ कि भले आप मुझे जिताओ ना जिताओ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, ये चीज़ का मैं वादा कर सकता हूँ। क्योंकि जीत हार अपनी जगह है और कहीं ना कहीं किस्मत एक बहुत बड़ा उसमें रोल अदा करती है। तो जो भी परिस्थिति रहे, चाहे जीत की परिस्थिति रहे, चाहे हार की परिस्थिति रहे, और उस परिस्थिति में पूरी ताकत से मैं आप सबके साथ खड़ा हूँ, एक परिवार के सदस्य के रूप में, एक परिवार के छोटे भाई के रूप में, और आगे भी पूरी ताकत से आप सबके साथ खड़ा रहूँगा। सब आप ये लोग यहाँ आए उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी को 2 हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये मेरा सौभाग्य समझता हूँ कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ। मुझे आप सभी से मिलने के लिए सभी के घर पर पहुंचना था। मैं शायद कुछ एक के पास पहुंचा, लेकिन आज मेरा सौभाग्य समझता हूं कि आप सब लोग एक साथ मुझे यहाँ पर मिले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की हमारी इस आपसी समन्वय और एक हम इस झाबुआ शहर के लिए क्या कर सकते हैं, इस विषय को लेकर आप सब लोग आप यहाँ पर आए। इस संबंध में हमारे साथी सकल व्यापारी संघ के हमारे अध्यक्ष संजय भैया, भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा के संयोजक, जिले के उपाध्यक्ष सम्मानीय सत्येंद्र दादा, और आप सभी सम्मानीय व्यापारी साथियों,
पत्रकार साथियों, वास्तव में मतलब मैं बोल क्या पाऊँ आपके लिए, मेरे पास शब्द नहीं है कि आप सब लोगों ने एक साथ होकर मुझे उस योग्य समझा कि आप और हम सब झाबुआ शहर के लिए, झाबुआ शहर के विकास के लिए हम एक क्या योजना बना सकते हैं। निश्चित तौर पर चुनाव एक अपनी जगह है। चुनाव तो 5 साल में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसके तहत होना स्वाभाविक सी बात है और होना है। लेकिन आप हम सब एक विचार और एक सोच रखकर हमारे शहर के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम एकत्रित हुए। वास्तव में ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि एक प्रत्याशी के साथ जो एक बहुत बड़ा फैक्टर अर्थात इस चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित करने वाला एक हमारा तंत्र व्यापारी संघ है। जहाँ तक मुझे ज्ञात है और मैंने फील भी किया है मैंने उस चीज़ को कि जब कोई चुनाव हो तो उस चुनाव का पूरा वातावरण हमारे व्यापारी भाइयों से ही बनता है। व्यापारी हमारे वो कड़ी है जो पूरे चुनाव को प्रभावित करती है। ये मैंने मेरे छोटे से राजनीतिक जीवन में देखा है और वो मेरा छोटा सा राजनीतिक अनुभव एक पंचायतों के चुनाव को मैंने देखा है। बड़ा चुनाव तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। इससे पूर्व मुझे उपचुनाव में मौका जरूर मिला था, लेकिन उस समय जो समय अभाव था उस कारण से मैं आप सब लोगों से मिल भी नहीं पाया था और अभी भी कई लोगों से नहीं मिल पाया हूँ। लेकिन फिर भी आप सब लोग आज अन्य प्रकार से आप लोगों से मिलना हुआ। वास्तव में जैसे कि हम सोच रहे हैं कि हमारे शहर में क्या क्या होना चाहिए, ये मैं प्रत्याशी के तौर पर नहीं, लेकिन आपके मन में जो भावनाएं जागृत हुई और आप लोगों ने मुझे उसके योग्य समझा। एक चुनाव की एक अलग बात है, चुनाव होगा, परिणाम जो होना होगा, लेकिन हम सब लोगों के बीच में एक जो समन्वय की बात है और व्यापारी जिस प्रकार से इस चुनाव को प्रभावित करता है, मैं दूसरी बार उसको रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि जब मैंने छोटा चुनाव देखा पंचायत स्तर का, एक ग्रामीण का हमारा मतदाता भाई, चाहे बाजार में उसको कुछ खरीदना हो या ना खरीदना हो, लेकिन चुनाव के समय में वो बाजार में आते हैं और किसी न किसी बहाने से हमारे व्यापारी भाई से बात करता है और वो बोलता है बातों बातों में सामान की खरीदी के साथ में, सेठ चुनाव है, क्या चल रहा है, किसका माहौल है, और हमको बातों बातों में वो ये भी पूछ जाता है कि क्या करना चाहिए। मीडिया के साथी हमारे हैं, लेकिन कई सारे ऐसे पोल के बारे में ये लोग एनालिसिस करते हैं, लेकिन एक जो मतदाता है, ग्रामीण से आता है, वो अपने मन की भावनाएं एक व्यापारी को बता जाता है, ना कि मीडिया को और ना ही प्रत्याशी को। लेकिन व्यापारी को ये एहसास करा जाता है कि उसका मत किधर जाने वाला है। तो निश्चित तौर पर चुनाव आप लोग प्रभावित करते हो, चुनाव को किस करवट बिठाना, परिणाम कौन सा लाना, चुनाव आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप सब लोग आए हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने कई बार इस चीज़ का अनुभव किया है। निश्चित तौर पर ये तो एक बात हो गई, लेकिन अब आप सब लोग मुझे एक प्रत्याशी के रूप में देखकर मुझसे जो अपेक्षा कर रहे हैं, मैं आप सब लोगों की भावनाओं को समझ तो गया हूँ और मैं पहले से मेरे मन में ये भावनाएं रहती है। कई बार जिस प्रकार से मैं तो त्रुटि बस मानता हूँ कि जब उस समय की सरकारों ने या उस समय के पॉलिटिशियन ने ये जो हमारे बीच में, मैं जिस वर्ग से आता हूँ और आप जिससे हैं, उस वर्ग में खाई पैदा करने का काम ये त्रुटि बस हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि हम
भारत के नागरिक हैं, समान नागरिक संहिता और हम सब एक समान अधिकार रखते हैं। संविधान में हमको एक प्रकार के हमको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन ये इस प्रकार के अधिकार मेरे मीडिया के साथी जरूर है, लेकिन हो सकता संविधान के ऊपर उंगली न उठे। पर मैं ऐसा मानता हूं कि एक आदिवासी समाज और एक हमारे सामान्य वर्ग में एक खाई पैदा करने का ये नियम 165 का, ऐसा मेरे मन की भावनाएं कहती है। क्योंकि हम सब यहाँ एक साथ रहते हैं, हम सर्वधर्म स्वभाव और हम समरसता के साथ चलते हैं, लेकिन इस नियम की वजह से कहीं भी ऐसा लगता है कि यार आदिवासी और सामान्य वर्ग के बीच में एक थोड़ा सा मनमुटाव वाला बात आती है। ऐसा होता नहीं है और ना ऐसा हुआ है, लेकिन जब व्यक्ति इतनी सारी प्रक्रिया के साथ गुजरने के बाद आर्थिक रूप से भी पीड़ित होता है, पीड़ित को गलत ना समझे, मतलब आर्थिक बोझ आता है। एक तो वो इतना ऑफिस का चक्कर लगाने के बाद, सारे कागजात सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने के बाद फिर एक अर्थ का बोझ आता है। डॉक्यूमेंट्स तो हमको सारे कंप्लीट करवाए जाते हैं, हम सब A to Z सब कर देते हैं, लेकिन जो तंत्र बैठा है, मैं उसे इसमें किसी का नाम नहीं लेना चाहता, परंतु जो तंत्र है वास्तव में उस तंत्र में बहुत बड़ी गड़बड़ी है। हम कागज पूरे डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए उसमें वो उपलब्ध करा देते हैं, उसके बावजूद भी हमको उस रास्ते से गुजरना पड़ता है, वो बहुत बड़ी गलत बात है। और मैं एक प्रत्याशी के नाते अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है तो मैं मध्य प्रदेश की सरकार और यहां से लगाकर जहां पर इसका सुधार किया जा सकता है, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा हो, अगर मैं विधानसभा पहुंचा तो निश्चित तौर पर मैं उन दोनों सदनों में भी इस बात को रख के हमेशा के लिए इस 165 का इसको खत्म करने का पूरा क्योंकि वास्तव में ये हम और आपके बीच में कहीं कहीं ठीक नहीं है। रही बात हमारे शहर के विकास की, निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि हमारे शहर में इतने शानदार तालाब कह सकते हैं अपन, किसी सिटी में ऐसी चीजें हो पाना संभव नहीं है, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हाथी पावा जैसी बड़ी पहाड़ी हमारे समक्ष हो और उधर से तालाब दिखते हो और उस तालाबों की दुर्दशा ऐसी हो, तो वास्तव में हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैं किसी मेरे पूर्व जो जनप्रतिनिधि हुए होंगे उनको दोषी नहीं ठहराता हूं, लेकिन वास्तव में उनको अपनी कार्यशैली में बदलाव लाके इन चीजों को ध्यान देना होगा। और उन्होंने आई थिंक मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने सिर्फ वोट की राजनीति करी थी, और ये सीधी सी बात है कि वोट की राजनीति की वजह से ये सारी चीजें नहीं हो पाई। चुनाव आता है, जनप्रतिनिधि चुनावी सभा करते हैं, किससे मिलना होता है, कौन सा समाज प्रभावित करता है, इस ओर जरूर ध्यान देते हैं, लेकिन ये हमारे शहर की फिजा, ये हमारे शहर की शान है, इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। निश्चित तौर पर आप हम सब जानते हैं कि छोटा भाई बिट्टू आज नगर में प्रमुख है, तो आप सबका सहयोग अगर है और मुझे तो मौका मिलेगा तो आपकी इन भावनाओं को भी हम साकार करके दिखाएंगे। नगर काउंसिल करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु था नगर की पार्किंग व्यवस्था। आप हम सब जानते हैं यहाँ पर आप लोग व्यापार करते हैं और ग्राहक सारा ग्रामीण क्षेत्र से आता है। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाला भाई जो ग्राहक है वो इतना पीड़ित होता है, मुझे कई लोगों के फोन आते हैं, पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा उनको परेशान करते हैं और वो अपनी गाड़ियाँ कई बार खो भी देते हैं, चोरी हो जाती या कहीं मतलब कई प्रकार की ऐसी वो चीज़ें होती है और उसका दर्द
वास्तव में है। हमें अगर पार्किंग की व्यवस्था अच्छी हो, मेरा जो ग्रामीण क्षेत्र का भाई आएगा अपनी सुरक्षित गाड़ी खड़ी करेगा, उससे हमारे जो शहर में जो ट्रैफिक की व्यवस्था गड़बड़ होती है और किसी छोटे व्यापारी भाई के समक्ष क्या होता है, उसकी छोटी दुकान हो और कोई हमारे जैसा जनप्रतिनिधि व्यक्ति आता है, छोटा व्यापारी बोल नहीं पाता है, उसकी दुकान के सामने गाड़ी खड़ी कर दी जाती है, वो बेचारा अपने मन ही मन में घुटता है, लेकिन क्या करे, बड़ा व्यक्ति गाड़ी खड़ी कर गया, लेकिन उसका तो बहुत नुकसान होता है। मैं इस पार्किंग व्यवस्था के लिए भी बिट्टू भाई के साथ मिलके, सत्येंद्र दादा हमारे हैं और आप सबका मार्गदर्शन तो है ही सही, हम पूरी योजना बना के उसको बिल्कुल साकार करेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ी परेशानी अब हम सबके लिए है, उसके लिए भी हम पूरी ताकत के साथ काम करेंगे। बाकी और भी बहुत सारी ऐसी जो चीजें हैं, जैसे जल वाली, निश्चित तौर पर इसके लिए भी मैं हमारे पूर्व जनप्रतिनिधियों को दोषी ठहराता हूं। हमारे पास हमारे शहर के लिए इतनी बड़ी नदी, अनाज जैसी नदी हमारे, और हमारा शहर उसके किनारे है, लेकिन उसके बावजूद भी हम जल के लिए तरस जाते हैं। वहां से लगाकर नीचे तक अपना पूरा शहर, अगर 3-4 ऐसे जो बड़ा डैम बने, ऐसे और डैम बन जाए तो पानी हमारे लिए पर्याप्त हो जाए। पूर्व जनप्रतिनिधियों की लापरवाही समझो या मैं उनको सीधे तौर पर दोषी ठहराता हूँ कि जल के बिना हमारा जीवन अधूरा है और जल के लिए हम तरसते हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो पानी वाली समस्या है, इसका मैं 100% समाधान करूंगा और इसका मैं आप लोगों को इसलिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि मान लो हमारी नदी में पानी अगर नहीं बचता है ग्रीष्म काल में, और नर्मदा जी का जो पाइपलाइन यहाँ से पेटलाद की ओर गई है और हमारे शहर से बिल्कुल 7-8 किलोमीटर के करीब से गुजरी है, लेकिन हमारे पूर्व जनप्रतिनिधियों ने इसको ध्यान नहीं दिया कि भाई यहाँ से पाइपलाइन जा रही है तो इसका जुड़ाव सीधे हमारे झापा शहर के कर देते, तो हमको नर्मदा जी का शुद्ध जल, हमको आरओ फिल्टर की जरूरत नहीं पड़े, ऐसा हो सकता था, लेकिन उन्होंने नहीं किया है। मैं जैसे कि संजय भाई ने बताया कि मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा ऐसा वो है, लेकिन कहीं न कहीं उनका मुझे आशीर्वाद है, वो मुझे बहुत स्नेह करते हैं और अगर मुझे मौका मिला तो उस पाइपलाइन को सीधे हम शहर की पेयजल लाइन से जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसी और भी जो चीजें हैं पिकनिक पॉइंट वाली, वास्तव में होना चाहिए और उसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। वो भी एक दिन भर हमारा व्यापारी भाई अपने व्यापार में व्यस्त रहता है, अपने परिवार से दिन भर दूर रहते हैं, और अगर शाम के समय वो अपने परिवार के साथ अपना कोई गार्डन हो, उसमें टहलकर अपने बच्चों और अपने फैमिली के साथ अगर घूमे और दिन भर के तनाव को दूर करे, तो वास्तव में शहर के लिए बहुत अच्छी बात होगी। उसके लिए भी हम 100% प्रयास करने का मैं पूरी कोशिश करूंगा। निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने ये जो हमारी मोटी मोटी बातें थी, और भी अपनी जो बातें अपन उसका करेंगे। निश्चित तौर पर हमारी सरकार ने बहुत ही प्रयास किए, लेकिन अब हम सब जानते हैं सरकार अपना काम करती है, लेकिन सरकार तक हमारा प्रतिनिधित्व करके सरकार तक हमारी बात सही स्थान पर अगर पहुंचा दी जाती समय रहते जनप्रतिनिधियों के द्वारा, तो वो होता। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि आप लोग व्यापारी बंधु हैं, लेकिन हमारे यहाँ के जो नेता है उनको बहुत मौके मिले। हमारे सौभाग्य की बात है कि उनको केंद्र में 10 साल तक मंत्रालय का काम भी मिला। अगर वो हमारी ओर ध्यान देते तो आज हमारा ये दुर्भाग्य नहीं होता। आप सब भाइयों से मैं 2 हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप सब लोग मुझे मौका दें, हम सब मिलकर जो जो हमारी ये चीज़ें हैं उनको 100% साकार करने का मैं आप सब लोगों को आश्वस्त करता हूं, और पुनः एक बार आप सब लोगों का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए और मुझे आप सब लोगों से रूबरू होकर आपके मन की बात और मेरे मन की बात
एक दूसरे के मन की बातों को आपस में शेयर करने का मौका दिया। इसके लिए संजय भाई आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।